हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। आज मैं एक और न्यू मानवा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है द पर्क्स ऑफ बीइंग एन एस क्लास हीरोइन। और ये मानवा बहुत ज्यादा मजेदार है। अगर आप लोगों को लुलू वाला मानवा बहुत ज्यादा पसंद आया था ना, तो आपको ये मानवा भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चले बिना किसी देरी की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक लड़का दिखाया जाता है। वो कहता है मेरी बेटी वो एक अल्केमिस्ट बनेगी और मैं उसको सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन उसी के बाद वहां पर एक शेफ थी। वो कहती है बिल्कुल नहीं, वो तो एक लेजेंडरी शेफ बनने के काबिल है और मैं उसको सब कुछ सिखाऊंगी। लेकिन तभी एक और औरत वहां पर थी। वो कहती है बिल्कुल नहीं, वो तो नोबेलिटी को टी सर्व करेगी और मैं उसके कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाऊंगी और उसके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढूंगी। उसको मुझ तक छोड़ दो। लेकिन तीनों लड़ी जा रहे थे कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, एलेट रोडलिन के लिए। और तब हमें बताया जाता है हमारी छोटी सी हीरोइन, उसको सारा प्यार मिल रहा था क्योंकि वो थी एलेट रोडलिन और उसको ये सारी अफेक्शन मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो मैं हूँ। और तब हमें हमारी हीरोइन दिखा जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट थी और उसके पिंक कलर के बाल थे बिल्कुल लूली की तरह और आंखें भी ग्रीन थी। तो तब वो कहती है मैं हूँ एक एस क्लास ट्रांसमाइग्रेटर। और तब हमें बताती है ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ था, वो कोरिया से यहाँ पर आई कैसे थी। तो तभी वहां कोरिया में न्यूज चल रही थी कि एक मैसिव इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे डेथ्स हो रही हैं, लेकिन लोग पता नहीं अचानक से गायब हो रहे हैं और इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन आप सबको सेफ और अलर्ट रहना होगा। लेकिन तभी वहां पर एम्बुलेंस आ रही थी और सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे और वहां पर एक ट्रक भी था। तो हमारी यहाँ सोचती है हर किसी ने इसको डिसमिस कर दिया था नो से समझकर, लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक एविडेंस भी है और वो था ये ट्रक। और इस ट्रक ने मुझे जान से मार डाला। और तभी हमारी हीरोइन वो वहां खून में लथपथ पड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक मोबाइल था, लेकिन वहां पर लाइफ इंश्योरेंस का मैसेज था। क्या आपको ये चाहिए, यस नो या ब्लॉक। वो सोचती है बिल्कुल इसी तरह मेरी जान चली गई। और वहां पर एम्बुलेंस से कुछ लोग थे। वो कहते हैं मैम क्या आप हमारी बात सुन सकती हैं, स्ट्रेचर यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन हमारी हीरोइन मरते मरते यस पर बटन दबा देती है। वो सोचती है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मोम डैड मेरा भाई। लेकिन तभी वहां पर बिल्कुल अंधेरा छा गया था और तभी उसे आवाज आती है हेलो प्लीज जाग जाओ। और तभी उसकी आंख खुलती है तो बिल्कुल ठीक थी। वो सोचती है क्या ये क्या हुआ। और तब वो इधर तो देखती है। वो सोचती है मैं अचानक से कहाँ पहुंच गई। लेकिन वहां पर उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो सारे के सारे लोग मर चुके थे। तो तभी वहां पर कुछ स्टाफ बैठा हुआ था, उनके सामने कंप्यूटर थे। तो वो एक लड़की से कहती है तुम्हारी ट्रांसमाइग्रेशन असेसमेंट वो कंप्लीट हो गई है और अब तुम एक ऐसे नावल में जाओगे जिसकी डिफिकल्टी लेवल F है, कांग्रेचुलेशन। तो वो लड़की वो तो बड़ी खुश थी। वो कहती है थैंक यू। लेकिन हमारी हीरोइन वो सोचती है क्या ट्रांसमाइग्रेशन असेसमेंट, आखिर ये क्या भला है। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है। वो कहता है बिल्कुल तुम रीडर, अब तुम्हारी बारी है। वो तो बिल्कुल डर गई थी। वो पीछे मुड़कर देखती है। वो कहती है तुम तो एक पपी हो ना। और वहां पे क्यूट सा पपी था। वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं एक असेसर हूँ और मैं यहाँ पे काम करता हूँ ट्रांसमाइग्रेशन ब्यूरो में। वो कहती है अच्छा लेकिन कौन से डिवीजन में। वो कहता है मिस रीडर आप मर चुकी हैं और ये आफ्टर लाइफ है। वो कहती है क्या मैं सच में मर चुकी हूँ। लेकिन तब वो बहुत ज्यादा पैनिक करती है। वो कहती है बस ऐसे ही, बस मुझे ऐसे ही मर जाना था। वो कहता है फिक्र ना करें क्योंकि आजकल आफ्टर लाइफ में जाने के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको किसी भी स्टोरी में डाला जा सकता है। तो आपको अगर किसी कॉमिक में जाना है, किसी गेम में जाना है या मूवी में जाना है, मुझे बता दें क्योंकि आजकल बड़ी सोल्स को ट्रैवल किया जा रहा है और ये तो बड़ा आराम से हो रहा है। इसके अलावा वो जहां जहां चाहे वहां जा सकते हैं, चाहे किसी डंजन में या फिर रोमांस फैंटेसी में। और वैसे भी आपको तो जल्दी समन किया गया है ना आफ्टर लाइफ में, तो आप बताएं ना आपके हिसाब से आपको वहां डाला जाएगा। तो क्या आपका कोई प्रेफर्ड जनरा है। तो हमारी हीरोइन वो कहती है अच्छा तो फिर मुझे चाइल्ड केयर फैंटेसी रोमांस नॉवल में जाना है। तो वो कहता है क्या। तो हमारी हीरोइन तो बड़ी फायर अप हो गई थी। वो सोचती है चाइल्ड केयर फैंटेसी रोमांस नॉवेल्स, बिल्कुल मुझे पता है कि इसमें लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी और इसलिए मैं यहाँ पर जाना चाहती हूँ। और मुझे वहीं पर जाना है जहाँ पर मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और सब लोग मुझे पसंद करे और सब लोग मेरे पीछे भागते रहे, फिर तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी ना। तो वो पपी कहता है लेकिन क्या इसकी कोई वजह है। वो कहती है बिल्कुल। तो हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल जब मैं छोटी थी ना तभी मेरे पेरेंट्स गुजर गए और मेरा भाई भी गुजर गया। मेरे अंकल की फैमिली ने मुझे पाला लेकिन उन्होंने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया, उन्होंने मेरी हर एक चीज ले ली। और जब मैं उनके घर से निकली ना तो मैं एक सिविल सर्वेंट बनी, लेकिन अब मैं यहाँ पे मर गई हूँ तो मेरे सारे इंश्योरेंस के पैसे भी उनको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं एक ऐसी फैमिली में जाऊँ जो कि बहुत अच्छी हो और प्रोटैगनिस्ट बनूं। लेकिन वो तो बिल्कुल जॉब इंटरव्यू की तरह बता रही थी। वो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ ना मैं अपना पार्ट अच्छे से निभाऊंगी। तो वो पपी कहता है ठीक है तो मैं इसको याद रखूंगा, बस एक सेकंड रुके। और तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ गई थी। वो कहता है आपको असेस कर लिया गया है और आपका जो रिजल्ट है ना वो आपकी स्क्रीन के सामने है। लेकिन उसको देखकर हमारी हीरोइन तो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। वहां पर लिखा था
ट्रांसमाइग्रेशन रिजल्ट, जहां नावल का नाम था इन्फिनिट रिटर्न टू सेव द वर्ल्ड, जेनरा था एक्शन फैंटेसी टाइम लूप और डिफिकल्टी थी एस। तो पपी कहता है वाह ये तो एस क्लास की डिफिकल्टी है ना, ये तो बहुत ज्यादा कम होता है, ये तो रेयर चांस है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और पीछे से सब लोग कहते हैं क्या इसको एस क्लास के जेनरा में जाने का मौका मिला है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये तो पक्का गई, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। लेकिन हमारी हीरोइन वो सोचती है क्या इसको यही होना था, और वहां पर उस नावल का नाम लिखा था इन्फिनिट रिटर्न टू सेव द वर्ल्ड। वो सोचती है जैसे मैंने इसका नाम देखा ना मुझे याद आ गया ये नावल किस बारे में है। इसमें तो एक मेल लीड है जो जब तक दुनिया को बचाता नहीं है ना वो मरता रहेगा, और उस बेचारे की जिंदगी तो बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी थी। लेकिन मेल लीड को बार बार सफर करना पड़ता था, अपने दोस्तों को खोना पड़ता था, अपनी फैमिली को खोना पड़ता था, और ये नावल तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। और जिस किसी ने भी इसके बारे में पढ़ा था ना हर कोई इसको नापसंद करता था, और मुझे उसमें जाने का मौका मिल रहा है। वो कहती है अच्छा, और उसकी तो जान फिर से निकल रही थी। वो कहती है लेकिन मैं कौन सा करेक्टर बनूंगी। तो वो पप्पी कहता है तुम्हें चाइल्ड केयर स्टोरीज पसंद है ना, इसीलिए हम तुम्हें एक छोटी सी बच्ची बना रहे हैं और तुम्हारे पिंक कलर के बाल होंगे, और वैसे भी तुम्हें एक फैमिली चाहिए थी ना, तो तुम्हारी फैमिली वो नोबल के मीनार में रहेगी, लेकिन तुम्हारे डैड वहां पर काम करेंगे और वो एक सर्वेंट होंगे जिसको उस नोबल ने एक्सप्लॉइट किया होगा। वो कहती है क्या इससे तो अच्छा है कि मैं किसी ट्री में ट्रांसमाइग्रेट हो जाऊं। तो वो उसको धकेलते हुए कहता है ठीक है तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, जल्दी करो लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, उस गेट के पार चली जाओ। वो कहती है एक मिनट रुको सही। वो कहता है फिक्र ना करो, जब तुम ट्रांसमाइग्रेट हो जाओगी ना तो ब्यूरो का सपोर्ट सिस्टम तुम्हारी हेल्प करेगा। और तब वो उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं। वो कह रहा है क्या मुझे पता नहीं था कि तुम्हें पूरा ट्रांसमाइग्रेशन इंश्योरेंस मिल गया है फुल पैकेज के साथ, और तुम्हें तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है अब। वो कहती है आखिर वो क्या होता है। तो वो पपी कहता है वैसे भी तुम एस क्लास के डिफिकल्टी नावल में जा रही हो ना तो तुम्हें फुल पैकेज मिलना ही चाहिए। लेकिन पीछे से सब लोग कहते हैं माय गुडनेस इसने फुल पैकेज खरीद लिया, मैं तो बहुत ज्यादा जेलस हूँ। वो सोचती है ये फुल पैकेज होता क्या है, लेकिन तभी वो पपी वो कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ, तुम्हारी नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। और तभी उसको धक्का देता है तो हमारी कहती है क्या, और उसके इर्द गिर्द रोशनी फैल गई थी। लेकिन तभी वो तो किसी गड्ढे में गिर रही थी। वो कहती है क्या मुझे ऐसे गिरा दिया, बता दो आखिर है क्या, ऐसे चले जाओ मैं इस दुनिया में। लेकिन उसकी तो कोई सुनता ही नहीं है। और तब थोड़ी देर बाद हमें वो मेंशन दिखा जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन ट्रांसमाइग्रेट हुई थी और वो दुनिया। तब वहां पर बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आ रही थी, लेकिन हमारी हीरोइन वो तो बेड पे लेटी हुई थी, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और तब वहां पर बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आ रही थी आपका इस वक्त डिफिकल्टी लेवल एफ है, लेकिन बाद में ये बढ़कर एस हो जाएगा, और अभी के लिए आपके लिए जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी इस नावल में इन्फिनिट टाइम लूप है, जब तक मेन लीड वो टाइम में वापस नहीं जाता तब तक आप बिल्कुल सिक्योर है, और प्लीज आपको इस टाइम में कुछ ना कुछ करना होगा। तो तभी उसकी आंख खुलती है। वो सोचती है इतना शोर क्यों आ रहा है, लेकिन तभी उठ के बैठती है। वो कहती है एक मिनट मैं तो मर गई थी ना। तो इसके बाद तो तब अपने हाथों को देखती है जो छोटे हो गए थे। वो कहती है इसका मतलब है उस विकेट पपी ने मुझे इसे भेज दिया। लेकिन वो जल्दी से शीशे के पास जाती है और अपने आप को देखती है। वो सोचती है अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था, लेकिन मैं क्या बन गई हूँ। और तब तो वो बहुत ज्यादा क्यूट से कैरेक्टर बन गई थी, उसके पिंक कलर के बाल थे और उसके ग्रीन आईज थी। वो कहती है मैं सच में ट्रांसमाइग्रेट हो गई हूँ। तो तभी वहां सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है आप है एलेट रोडलिन। तो तब थोड़ी देर बाद तक वो अपने चेहरे को देखी जा रही थी, और 10 मिनट बाद उसने कबूल कर लिया था कि वो असल में एक लड़की है जो कि इतनी छोटी बन गई है। लेकिन वो सोचती है मैं तो बिल्कुल किसी डॉल की तरह खूबसूरत हूँ, लेकिन आखिर क्या फायदा, मैं एक छोटी बच्ची हूँ, फिर भी इस नावल में एक सर्वेंट की बेटी हूँ, मुझे तो चाइल्ड केयर का कोई मतलब ही नहीं होगा ना। तो वो बेचारी सोचती है ये तो होपलेस है, आखिर मुझे विलन की फैमिली में क्यों आना था, मेरे डैड वो तो नोबल के अंडर काम करते हैं ना, तो मुझे तो हर कोई बुली करेगा। लेकिन तभी वो कहती है एक मिनट। तो तभी वहां पूरे के पूरे मेंशन की सारी नोटिफिकेशन उसके पास आती हैं, जहाँ पे उस कैसल के बारे में हर एक डेटा उसके पास था और मैप भी था। वो सोचती है सच में क्या ये मीनार का मैप है, लेकिन ये तो बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है। तो तभी वहां पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन तभी वहां पर नोटिफिकेशन आती है स्पॉइल्ड सन ऑफ काउंट गिलेट। तो वो सोचती है काउंट गिलेट, ये गिलेट कैसल है। अरे हाँ मुझे याद आया, ये तो काउंट गिलेट का इकलौता बेटा था ना जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती था, और वो तो बहुत ज्यादा बदतमीज भी था। लेकिन उसकी फैमिली ने उसको स्वॉर्डमैनशिप सिखाने के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाया, और आखिर में उसने पैसे देकर नाइट का टाइटल खरीद लिया। लेकिन बाद में जब वो एक डंजन में फंसा था ना तो मेल लीड ने उसकी हेल्प की थी और उसको बचाया था, लेकिन उसके बदले में उसने कहा तुम्हें कुछ चाहिए, लेकिन मेल लीड ने कुछ भी लेने से मना कर दिया था। तो तब वो खिड़की से बाहर देखती है। वो सोचती है प्रोटैगनिस्ट तो कभी भी रिवॉर्ड नहीं लिया, इसका मतलब है कि उसने वापसी पे उसको अपने घर आने के लिए कहा था, लेकिन वो इतनी दूर तक उसको डची में लेकर आया, फिर भी उसको कुछ नहीं दिया। वो सोचती है इतना बड़ा मीनार है, और आखिर में जब अपने घर पहुंच गया ना तो उसने मेल लीड को बाहर निकाल दिया कि इसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, और उसकी बिल्कुल कदर न की। लेकिन मेल लीड उसको इंसानों से भरोसा उठ गया और तब वहां से निकल गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब मेल लीड वहां से गया था ना तो उस इलाके में एक डंजन ब्रेक हो गया और वहां पर मेंशन में आग लग गई और ये जगह भी बिल्कुल नहीं बची।
वो सोचती है कितना फ्रस्ट्रेटिंग चैप्टर था ना ये वाला, लेकिन फिर भी पे बैक तो बिल्कुल माइल्ड सा था। तो तब वो बाहर देखी जा रही थी। वो सोचती है अगर मुझे इस जगह से बचना है ना तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर भी मुझे नहीं पता कि इस इलाके से निकलने के बावजूद भी मैं जिंदा रह पाऊंगी या फिर नहीं, क्योंकि डंजन्स वो तो कहीं भी फूट सकते हैं। लेकिन तब तो फिर से होपलेस हो गई थी। वो सोचती है मैं पहले एक बार मर चुकी हूँ, तो इस नावल के स्टार्ट होने के बाद मैं डायरेक्टली क्यों मरूंगी। तो तब वो सोचती है असल में तो मुझे स्टोरी भी बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि मैंने तो जुबानी याद भी नहीं किया था। मैं तो जब अपने मिडिल स्कूल में थी ना तब मैंने एक बार इसको पढ़ा था। कम ऑन, अब मैं इसको कैसे याद करूंगी। तो वो कहती है कोई तो मुझे इस नावल की स्टोरी बता दो, आखिर मेरा अंत कब होगा ताकि मैं बच सकूं। और मेरी तो फोटोग्राफिक मेमोरी भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्या होने वाला है। लेकिन तभी उसके सामने कुछ अपेयर होता है। वहां पे पूरी लाइब्रेरी थी, अल्टीमेट लाइब्रेरी, जिसमें उसकी सारी बुक्स थी जो उसने पुरानी लाइफ में पढ़ी थी। वो कहती है अल्टीमेट लाइब्रेरी, इसका क्या मतलब हुआ, क्या सच में वो लोग मेरी बात सुन सकते हैं। तो वहां पे नोटिफिकेशन आई थी अल्टीमेट लाइब्रेरी, जो सारी की सारी बुक्स आपने पढ़ी थी ना वो इस लाइफ टाइम में आपके पास आ गई हैं, और ये बुक्स सिर्फ वही हैं जो आपने लीगली एक्वायर्ड की थी। तो हमारी हम सोचती है इसका मतलब है कि वो नावल भी इसके अंदर होगा, है ना, क्योंकि मुझे खुशी हुई मैंने इतनी सारी बुक्स खरीदी थी। तो तब वहाँ पे बहुत सारे नावल्स थे, वो सबको देखती है, और वहाँ पे टेक्स्ट बुक भी थी। वो सोचती है ये वाला नावल तो मजे का था, लेकिन तभी उसको वो बुक मिल गई थी जिसके अंदर वो रीइंकार्नेट होकर आई थी। तो वहाँ पर तो बहुत सारे चैप्टर्स थे। वो सोचती है मेरे पास कंप्लीट सेट है, इसका मतलब है कि मैं बच सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे पढ़ना होगा। तो वो सोचती है एनीवेज मुझे लगता है कि मुझे कुछ और भी मांगना चाहिए। तो तब उसकी आंखों में तो लालच आ गया था। वो कहती है सिस्टम क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो, मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो सिस्टम में आया था फुल पैकेज बेनिफिट, आपको एक ही टाइम में सारा कैश मिल जाएगा। वो कहती है क्या कैश, लेकिन तभी उसके ऊपर सोने के सिक्कों की बारिश होती है और उसके इर्द गिर्द सोने के सिक्के फैल चुके थे। वो कहती है क्या क्या ये सारे के सारे पैसे हैं। तो नोटिफिकेशन आई थी बिल्कुल आपका डेथ इंश्योरेंस वो उस दुनिया की करेंसी से बदलकर यहाँ पर आ गया है, और इसके बदले में आपको 120 मिलियन कैश मिला है। वो सोचती है ये 120 मिलियन कैश है, इसका मतलब है कि सारा का सारा कैश वो मेरे हिस्से में आ गया है। तो तभी उसके सामने और ज्यादा आइटम शॉप्स आ गई थी। तो वहां पर बहुत सारी चीजें थी। वो कहती है सच में मैं इन सब चीजों से ये सब कुछ खरीद सकती हूँ, क्या सच में मैं इस मनी को यूज कर सकती हूँ चीजें खरीदने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा बहुत ज्यादा बेनिफिट है। वो तो बड़ी खुश हो गई थी कि चलो कोई ना कोई काम तो आ गया, इस तरह मैं यहाँ पर जिंदा रह सकती हूँ, कम से कम यहाँ पे तो जिंदा रह सकती हूँ ना। तो तब उसने वो नोटिफिकेशन वाला पेज ही पकड़ लिया था। वो कहती है लगता है शॉपिंग करने का टाइम आ गया है, मेरे पास 120 मिलियन कैश में है। और तब वहां पे लिखा हुआ था अगर आपने अपनी इस दुनिया में कैश कमाया ना तो उससे भी आप ये चीजें परचेज कर सकती हैं। वो कहती है फिर भी मुझे केयरफुल रहना होगा। तो वहां पे बहुत सारे पैकेजेस थे, स्किल पैकेज कंपार्ट का जो कि 10 मिलियन कैश का था। वो कहती है इसको तो मुझे खरीदना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी। वो सोचती है इस नावल की डिफिकल्टी तो बहुत ही ज्यादा है, एस लेवल की है, तो मतलब अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे बहुत सारी स्किल सीखनी होगी। तो तब उन सबको खरीदने लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर एक रैंडम सी स्किल आई थी, ब्लेसिंग ऑफ रैपिड ग्रोथ। वो सोचती है मुझे इसको खरीदना होगा, इसको खरीदना होगा, इसके बगैर तो मैं रह नहीं सकती। लेकिन वो सोचती है अगर मैं स्किल सेट को खरीद लूं ना तो मुझे लेवल अप होने में मदद मिलेगी, लेकिन उसकी परचेज डिनाई हो गई थी। वो कहती है कि यार ये क्यों हो गया। और तब वहां पर लिखा हुआ था एक एडवांस वर्जन। वो कहती है एडवांस वर्जन, वहां पर था ब्लेसिंग ऑफ एक्सट्रीम ग्रोथ नॉट फॉर सेल, इसको आप सिर्फ अपनी ग्रोथ से कमा सकती हैं, आप इसको खरीद नहीं सकती। वो सोचती है ये तो लिमिटेड आइटम है ना, इसका मतलब है कि मैं बाद में इसको एक्वायर कर लूंगी। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आई थी सीक्वेंस ऑफ नावल लूप वो सेट हो गई है। वो कहती है अच्छा नावल लूप की सिचुएशन, मतलब जब से मेले टाइम में वापस आएगा तो वो लूप होगा, है ना। तो पता नहीं ये कौन सा लूप चल रहा है, लेकिन वो टाइम तो बहुत ज्यादा जल्दी गुजरेगा और ऐसा लगता है इन्फिनिट रिटर्न टू सेव द वर्ल्ड। इसमें प्रोटैगनिस्ट ने तो बहुत ज्यादा दर्द सहा था और वो बार बार एक ही लाइफ जीता रहा था जब तक आखिर में उसके प्रे ने उसको खाने लिया था। और ये स्टोरी तो बहुत जरा बुरी थी, लेकिन प्लीज प्लीज ये कोई फ्रस्ट्रेटिंग एपिसोड ना हो, कोई अच्छी से एपिसोड हो, प्लीज प्लीज कोई अच्छी से एपिसोड हो। तो तभी नोटिफिकेशन आई थी ट्यूटोरियल के बाद नावल 17 लूप पे चला जाएगा। वो कहती है क्या 17 लूप पर, वो तो बिल्कुल पत्थर बन गई थी। वो कहती है 17 लूप शुरू भी हो चुका है, इसका मतलब है 16 लाइफ पहले गुजर चुकी है मेन लीड की। लेकिन मेरा दिल करता है कि राइटर को ना जान से मार डालूं, आखिर वो ऐसा कर सकता है मेन लीड के साथ। फिर भी ये कौन सा लूप चल रहा है, पता नहीं इस लूप में कौन सा टाइम चल रहा है, अभी तक मेन लीड भरा हुआ है या अभी तक छोटा ही है। तो तब वो सोचती है लेकिन प्रोटैगनिस्ट वो तो अपने मर्डर को मार देगा जब ये नावल शुरू होगा ना उसके काफी अरसे बाद, लेकिन 70 लूप तक जाकर वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसका मतलब है कि अभी इतने सारे लूप्स पड़े हुए हैं, तब तक मैं अपने आप ही ये सब कुछ मैनेज करूंगी। लेकिन क्या ये सब कुछ काम करेगा। तो वो सोचती है बिल्कुल नहीं, मुझे हार नहीं माननी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिंदा रहूंगी और मुझे अभी तक मेन लीड को भूलना होगा। अभी मुझे जिंदा रहने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। और तब वो खड़ी हो गई थी। वो सोचती है मुझे सिर्फ खुद पे एतबार करना होगा, क्योंकि सारी की सारी पावर्स, ये पैकेज, ये
ब्लेसिंग, ये सब कुछ है मेरे पास और मुझे इस पावर पे ट्रस्ट है। तो तभी वहाँ पे बाकी सारी नोटिफिकेशन भी आ गई थी। आपका नावल एस क्लास का है, इस वजह से आप यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हुई हैं, लेकिन आपको बहुत सारी स्किल्स सीखनी होगी और आपका करंट रैंक तब बताया जाएगा जब आपका रैंक 1000 से ऊपर चला जाएगा और आपके पास ट्यूटोरियल के लिए दिन बचे हुए हैं 3392 और आपका रिवॉर्ड वो अननाउन है और अगर आप फेल हो गई तो आपको मरना पड़ेगा। वो सोचती है लेकिन इसकी पेनल्टी कुछ ज्यादा नहीं हो गई, सच में मुझे मरना पड़ेगा। तो तभी बाहर से कोई भागता हुआ आता है, वो थी एक लड़की। वो कहती है हे एलेट, तुम यहाँ पर छुपी हुई हो। तो हमारी ओर तो लड़ गई थी। वो कहती है तुम कौन हो, मुझे डरा ही दिया। तो वो कहती है देखा, मुझे तुम मिल गई। तो वो चिल्ला कहती है मुझे वो मिल गई, वो यहाँ पे छुपी हुई थी, मॉम देखे ना वो यहाँ पर है। तो वो सोचती है आखिर ये है कौन, ये चिल्ला क्यों रही है, उसने अपने कान बंद कर लिए थे। तभी वहां पर एक मोटी ताजी औरत आती है। वो कहती है देखा तुम लेजी पैरासाइट, तुम यहाँ पर हो, काम कौन करेगा, सारा काम हम अकेले कर रहे हैं, तुम किचन में जाकर काम नहीं कर सकती। तो एलेट कहती है क्या मैं काम करूंगी किचन में। तो उसका हाथ पकड़ते हुए घसीटने लगती है। वो कहती है चलो यहाँ से, तुम यहाँ पे फ्री का खाना खाने नहीं आई। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पे 2 लोग और आ गए थे, एक उसी की उम्र का लड़का जिसके पिंक बाल थे और एक बड़ा आदमी जिसके ब्राउन बाल थे। तो वो दोनों कहते हैं प्लीज उसको ये काम करने के लिए मजबूर मत करे, किचन का काम तो बहुत सख्त होता है। तो वो लड़का कहता है जी बिल्कुल फादर ठीक कह रहे हैं, प्लीज उसकी जगह मुझे काम करने के लिए रख लें। तो हमारी हम सोचती है क्या इस लड़के के बाल सेम टू सेम मेरी तरह है, तो इसका मतलब ये मेरा भाई हुआ और इसकी आंखें ये सेम टू सेम उस आदमी की तरह है, तो इसका मतलब है वो मेरे फादर हुए। तो उसका फादर कहता है प्लीज रिकंसीडर करें ना, किचन का काम बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, अगर उसको चोट लग गई फिर। वो सोचती है मैं समझ गई ये दोनों मेरी फैमिली है, लेकिन तब वो सोचती है फैमिली, मुझे फाइनली मेरी फैमिली मिल गई। तो वो औरत चिल्ला कहती है प्रिंस आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें लॉर्ड के साथ क्लासेस लेनी थी, जाओ अपनी पोस्ट पे वापस चले जाओ। और तुम्हारे बाद में भी यही रॉडलिन, तुम यहाँ पे अल्केमी के लिए आए हो और तुम यहाँ पे आराम से आ गए हो अपनी बेटी को बचाने के लिए। और वैसे भी वो इतनी बड़ी तो हो गई है कि उसको काम करना पड़े, वो यहाँ पे फ्री नहीं बैठेगी, 10 साल की है वो। तो उसका भाई कहता है नैली भी तो 11 साल की है, वो तो काम नहीं करती। तो नैली थोड़ा सा चौंकती है। तो उसकी माँ कहती है बिल्कुल नहीं, तुम उसको मेरी बेटी के साथ कंपेयर ना करो, नैली हार्ड लेबर के लिए नहीं बनी, वो टी सर्व करने के लिए बनी है। और उसके प्रीशियस हार्ट अगर उस पर चोट लग गई फिर, और मैं अपनी बेटी को ऐसे काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी, ये सारा काम मेड्स का है। तो हमारी सोचती है एक मिनट क्या, लेकिन तभी वो बच्ची नैली वो उसके कंधे पे टैप करती है और कहती है हे एलेट, क्या अब तुम रोगी नहीं, या पिछली बार की तरह तुम्हें थप्पड़ मारूं इस वजह से तुम डर जाओगी। तो हमारी सोचती है क्या इसने पहले मुझे मारा भी हुआ है, मैं सच में जानती हूँ कि अब मेरे दुश्मन कौन है। तो वो मोटी औरत वो तो चिल्ला के उसके फादर से कही जा रही थी बस बहुत हो गया, अगर ऐसे चलता रहा ना तो मैं उसको लॉन्ड्री रूम में भेज दूंगी। तो उसका फादर सोचता है लॉन्ड्री रूम में, वहाँ पे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वेंट जाते हैं, फिर भी वो डर जाते हैं क्योंकि वो हार्ड लेबर का काम है। तो हमारी एलेट वो आगे आते हुए कहती है मैडम आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किचन में हेल्प करवाऊंगी। तो हमारी सोचती है मुझे नहीं पता मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं इस मैस को क्लियर करूंगी और अभी भी मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं उनको सफर करता हुआ बिल्कुल नहीं देखूंगी। तो उसका फादर कहता है एली, लेकिन तब वो सवाल करते हुए कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है ये ग्रेट आइडिया है। वो सोचती है वैसे भी मेरे पास एक पैकेज है, स्किल पैकेज नॉन कंबार्ट, और इसकी मदद से मैं घरेलू काम सीख सकती हूँ और इसके अलावा अल्केमी भी इसमें शामिल है और ये 2 मिलियन में मुझे मिल जाएगा। तो तब उसने वो परचेज कर लिया था और सारी स्किल्स उसके पास आ गई थी। वो सोचती है कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे मेरे हाथ में पावर आ गई है और अब मैं इनको दिखाऊंगी कि आखिर स्किल्स होती क्या है और किचन में काम करना होता क्या है, तो मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। तो तभी थोड़ी देर बाद वो किचन में आ गई थी और उसने सब्जियों को अच्छे से काटा था और सारी सब्जियां आराम से काट दी थी, लेकिन बाकी की किचन मेट्स वो तो उसको देख के हैरान रह गई थी। वो कहती है कैरेट्स अच्छे से कट गई है, ब्रोकली भी बिल्कुल रेडी है। तो मेट्स कहती है हाँ हम देख रहे हैं। वो कहती है मैंने गार्लिक और ऑनियन भी पील कर दिए हैं, इसके अलावा मशरूम्स को भी बिल्कुल सुखा दिया है और मैंने गले सड़े ऑनियन साइड पे कर दिए हैं। तो बाकी का काम भी हो गया है, बीफ को भी सही से डाइस कर दिया है, क्या ये साइज काफी है। तो वो मेड तो बहुत ज्यादा शौक थी, वो कहती है हाँ ये काफी है, लेकिन वो कहती है मेरा हाथ थोड़ा सा दर्द कर रहा है, क्या मैं ब्रेक ले सकती हूँ। तो एक मेड कहती है बिल्कुल बिल्कुल तुम आराम से बैठ के ब्रेक ले लो। तो हमारी एली वो वहां पर बैठ गई थी। वो कहती है थैंक यू, लेकिन 2 सेकंड ही हुए थे और वो फिर से खड़ी हो गई थी। वो कहती है ब्रेक खत्म हो गई, अब मैं फिर से काम करती हूँ। वो कहती है सच में इतनी जल्दी, लेकिन वो मेड हमारी एली की तरफ देखती है। वो कहती है इस लड़की की तरफ देखो, ये सच में सारा काम खुद ही कर रही है और हमारी हीरोइन तो काम किए जा रही थी। वो सोचती है देखा मुझे अब मेरी स्किल्स मिल रही हैं, अगर मैं काम करूंगी ना तो मुझे पावर पॉइंट मिलेंगे। और उसके एक्सपीरियंस पॉइंट तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो मेड्स वो कहती है ये तो कितनी अडोरेबल है ना, और उनको वो बड़ी क्यूट लग रही थी। तो सारी मेड्स उसके इर्द गिर्द जमा हो गई थी। वो कहती है एली इसको चक्के देखो ना, ये टोमेटो बड़ा मजेदार है। दूसरी मेड कहती है बिल्कुल, मिस्टर रॉडलिन की बेटी तो बहुत ज्यादा टैलेंट रखती है। तीसरी कहती है बिल्कुल,
तुम्हें पता है ना इंग्रेडिएंट्स का। लेकिन सारी उसकी तारीफें की जा रही थी और एली तो बड़ी खुश थी कि कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, और ये तो बहुत टेस्टी है। लेकिन वो मोटी वाली मेड, उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है मुझे लगा नहीं था कि ये सब कुछ होगा, मैं तो उसको काम पे लगा के डांटने वाली थी। लेकिन तभी मेन शेफ कहती है एलिट, क्या यहाँ पर आकर तुम क्रीम स्टू को टेस्ट करोगी? तो सब लोग बिल्कुल शॉक हो गई थी और वो मोटी वाली मेड भी शॉक हो गई थी। वो सोचती है क्या हेड शेफ ने कभी भी किसी को ये टेस्ट करने के लिए नहीं कहा? तो तब वो मोटी वाली मेड कहती है पैशा, आखिर ये कितना रिडिकुलस है ना, तुम किसी बच्चे को फूड टेस्ट करने के लिए कह सकती। तो हेड शेफ कहती है मैडम, आप यहाँ पे बहुत देर से खड़ी हैं कि आपको कोई काम नहीं है और मेरी वर्क स्पेस से बाहर निकल जाए। तो वो मेड, उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो तब वो हेड शेफ कहती है ठीक है इसको टेस्ट करो। तो हमारी हीरोइन उस चमचे को पकड़ती है। वो सोचती है इसको टेस्ट करना ही पड़ेगा और तभी वो एक और स्किल एक्टिवेट कर लेती है, सोमलर टेस्ट। और तब जब उसको टेस्ट करती है ना तो बड़ी क्यूट सी लग रही थी। लेकिन तब वो कहती है मुझे लगता है इसमें और फ्लेवर ऐड करना पड़ेगा, अगर हम इसमें क्रश पेपर ऐड कर दे तो अच्छा होगा। तो वो हेड शेफ तो उसको बड़े प्यार से देखती है। वो कहती है एलेट रोडलिन, क्या तुम खाना बनाना सीखना चाहती हो? तो सारी की सारी मेड्स बिल्कुल हैरान रह गई थी। तो वो सोचती है सच में हेड शेफ तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड के मामले में सख्त हैं। और तब हेड शेफ, वो सोचती है ये तो टैलेंटेड है, मैं इस टैलेंट को खोना नहीं चाहती। और वो सोचती है इसमें तो इतना टैलेंट है ना, मैं इसको खोना नहीं चाहती, मेरे सामने से ऐसे चली जाए मैं इसको सिखा के रहूंगी। तो हमारी हीरोइन इनोसेंट से बनते हुए कहती है मैं सीख सकती हूँ आपसे? वेल आई गेस मुझे सीखना पड़ेगा। और वो सोचती है इस तरह मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट भी और मिलेंगे ना, और इसके अलावा एक और चीज। और तब वो उस मोटी सी मेड की तरफ देखती है जिसको बड़ा गुस्सा आ रहा था उसकी सक्सेस की वजह से। लेकिन तब वो मेड पांव पटकते हुए वहां से निकल जाती है। तो दूसरी हेड शेफ कहती है ठीक है कल सुबह तुम 6 बजे यहाँ पर आ जाना। नहीं नहीं, तुम अभी बच्ची हो ना, तो तुम 7 बजे आ जाना। तो बाकी सोचती है कि यार हेड शेफ भी किसी के लिए एक्सेप्शन कर सकती हैं। तो एली तो बड़ी खुश हो गई थी। वो कहती है जी मैम। और तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और किचन का सीन। तो हमारी एली वो तो अंडों को फेंट रही थी। तो वो मेड कहती है एलिट जरा आराम से काम करो ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी काम मुश्किल लगे ना तो हमें बता देना। वो कहती है ठीक है मैं इसको कर सकती हूँ। लेकिन वो सोचती है मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़ता जा रहा है और मेरा ये प्रीशियस एक्सपीरियंस पॉइंट मैं किसी और को नहीं दे सकती। तो वो जाते हुए कहती है ठीक है हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना। वो कहती है ठीक है। लेकिन तब वो पूरे किचन में अकेली रह गई थी और अपना काम बड़े आराम से कर रही थी। लेकिन तब वो अपना पसीना साफ करते हुए सोचती है इससे मुझे याद आया जब मैं पार्ट टाइम जॉब्स करती थी और मेरे हाथ तो दर्द कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या ये सच में मेरी पास्ट लाइफ से डिफरेंट है? और तब उसने वो सारा काम कर लिया था। तो तब वो सोचती है लेकिन सच में अगर मैं प्रॉपर चाइल्ड केयर फैंटेसी रोमांस में ट्रांसमाइग्रेट हुई होती ना तो कोई और ही मामला होता। मे बी मैं इंपीरियल फैमिली का कोई मेंबर बन जाती, या फिर मैं सीक्रेटली ड्यूक और डचेस की पावरफुल बेटी होती तो कितनी खुश होती ना और लग्जरी में रहती। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है, अब मुझे यहाँ पे तो रहना ही पड़ेगा ना। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पे कोई आता है। वो कहता है एली तुम यहाँ पर हो? और वहाँ पे उसका भाई था जो कि उसकी तरह बहुत ज्यादा क्यूट था। वो कहता है तुम ठीक तो हो ना, क्या सब कुछ ठीक है? वो कहती है हाँ बिल्कुल। लेकिन वो दिल में सोचती है एक मिनट इसका नाम क्या था? प्रिंस। तो वो कहता है मुझे माफ करना मैं लेट हो गया, लेकिन यंग लॉर्ड की क्लासेस वो अभी एंड हुई हैं। तो तब उसके पास आता हुआ कहता है अब तुम बाकी का काम छोड़ दो, ये मैं कर लेता हूँ, तुम ब्रेक ले लो। तो तब वो स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ना। लेकिन एली कहती है नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। वो कहता है तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये दे दो, क्या कुछ और करने की जरूरत है? वो कहती है ठीक है अगर तुम आ गए हो तो फिर तुम ये काम कर लो। वो सोचती है मे बी मैं इससे थोड़ी हेल्प ले सकती हूँ। लेकिन तभी वो अपने भाई के हाथों की तरफ देखती है तो वहां पे बहुत सारे निशान थे जैसे उसके हाथ पे किसी ने स्टिक्स मारी हो। तो वो सोचती है क्या ये विप मार्क्स हैं? लेकिन मेरे भाई के हाथ में ये निशान क्या कर रहे हैं? तो तब वो सोचती है ब्रेक के दौरान मैंने वही नावल उठाया था और उसको पढ़ा था जहाँ पे मेरी फैमिली का जिक्र था और वहाँ पे मुझे पता चला था मैं और प्रिंस वो तो लियोनार्ड रोडलिन के 2 बच्चे हैं और मेरा फादर लियोनार्ड रोडलिन वो तो एक अल्केमिस्ट था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो गोल्डन टावर से ग्रेजुएट हुआ था जहाँ पे वो काम करता था और उसको अल्केमिस्ट का टावर भी कहते हैं। लेकिन वो गलत लोग की साइड पर आ गए जो कि पावर में थे और उन्होंने उनको बाहर निकाल फेंका। लेकिन बाद में काउंट गिलेट ने उनको हायर कर लिया, वो भी बिल्कुल सस्ते दामों में, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए कबूल कर लिया क्योंकि वो सिंगल डैड थे। और मैं और मेरा भाई प्रिंस वो तो 6 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक हमारी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो तब वो सोचती है एलेट को एक मेड बना दिया गया था जिसको घर के कामों के लिए रख लिया गया था और प्रिंस को यंग मास्टर के साथ ट्रेनिंग के लिए रख लिया गया था। लेकिन वो तो एक बिगड़ा हुआ बच्चा था जिसका सारा इल्जाम मेरा भाई लेता था। तो वो अपने भाई से कहती है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? वो कहता है ये सब कुछ इसलिए है ना क्योंकि लॉर्ड रोमडियो उनके सवाल बिल्कुल गलत थे टेस्ट में, और वैसे भी मुझे इतनी मारनी पड़ी पिछली बार की तरह क्योंकि मैंने उनको होमवर्क कर दिया था ना।
तो हमारी हीरोइन सोचती है ये 12 साल का है, आखिर इसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं वो लोग। वो कहती है फिर भी ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें अपने हाथ में दवाई लगानी चाहिए, मैं डैड से पूछती हूँ। वो कहता है नहीं नहीं, तुम डैड से मत पूछना, डैड भी अपना काम कर रहे होंगे ना, और अगर उनको पता चल गया कि मेरे हाथ पे चोट लगी है तो फिर उनको गुस्सा आएगा। तो वो कहती है इसका मतलब है डैड को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है। वो कहता है एली क्या हुआ है, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम डैड को बिल्कुल नहीं बताओगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पुडिंग दी थी ना, तुम्हें याद है। वो सोचती है ओ नो, पुडिंग तो मैंने खा ली लेकिन असल में मैं नहीं थी ना। वो कहती है ठीक है चलो हम इसके बाद लैब में जाएंगे और थोड़ी सी दवाई ढूंढेंगे तुम्हारे हाथों में लगाने के लिए, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी प्रिंस। तो तब वो कहता है एली, वो कहती है क्या हुआ। तो उसका भाई कहता है तुमने जब से तुम 4 साल की थी ना तब से मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो वो बिल्कुल पत्थर की बन गई थी। वो सोचती है क्या उसने अपने भाई का नाम नहीं लिया। तो वो कहता है तुमने कहा था तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती, इसलिए तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो तुमने मुझे कभी भी भाई कह के नहीं बुलाया। तो वो सोचती है लगता है जिस करेक्टर में मैं आई हूँ ना वो सच में अच्छी इंसान नहीं थी। लेकिन तब उसका भाई कहता है तुम किचन में काम कर रही हो ना, इस बात ने तो मैं जरूर बदल दिया होगा। वो कहती है हाँ बिल्कुल, और अब से मैं थोड़ी ग्रो अप हो रही हूँ ना, तो अब से मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया करूंगी या फिर भाई कहा करूंगी। वो सोचती है मुझे यकीन नहीं होता इतना अच्छा भाई था इस लड़की का। लेकिन वो कहता है सच में, फिर तुम अपने अल्फाज से पीछे नहीं हट सकती। वो कहती है ठीक है मैं नहीं हटूंगी प्रिंस। वो कहता है चलो अच्छी बात है, मुझे लगता है मुझे अपनी असल बहन मिल गई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पहले मुझे कोई नकली बहन मिली थी, असल में मैं अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वो सोचती है अच्छा हुआ ये खुश है, लेकिन असल में मैं तो उसकी फेक सिस्टर ही हूँ ना। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो तभी वहाँ पे एक मेड आती है। वो कहती है बच्चों अगर तुम लोग का काम हो गया तो ये स्नैक का टाइम है, तुम लोग आगे खा लो। वो कहती है ठीक है, लेकिन तब वो कहती है चलो जल्दी करते हैं, और इसके बाद जब हम खाना खा लेंगे ना तो मैं डिशेस भी क्लीन कर दूंगी। वो कहता है ठीक है, लेकिन तभी वहां पर कोई आया था। वो कहता है ओ माई, क्या तुम लोग डिशेस का काम भी आज करने वाले हो। और वो थी नेली। तो उसका भाई कहता है नेली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नेली कहती है कितना पिटीफुल है ना, इमेजिन करो तुम्हारे हाथों में क्या हुआ होगा। और सच में मैं तो काउंटर्स के लिए टी और स्नैक प्रिपेयर कर रही थी। तो हमारी उन कहती है हाँ गुड लक उसके लिए। वो सोचती है ये लड़की तो मेरे साथ तब से मीन है, लेकिन तभी नोटिफिकेशन आई थी आपकी कुकिंग स्किल वो लेवल 2 हो गई है, और अब आप स्वीट डिजर्ट भी बना सकती हैं और बेसिक डिजर्ट भी बना सकती हैं, और इसके अलावा फ्रेग्रेंट टी भी अनलॉक हो गई है। वो सोचती है इतनी सारी चीजें। वो सोचती है फिर तो मेरी स्किल लेवल अप हो गई है ना, लेकिन आखिर ये क्या है फ्रेग्रेंट टी, आखिर इसका क्या काम है। लेकिन वो सोचती है फिर भी मेरे फायदे की होगी ना। तो नेलिस को चिढ़ाते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम बहन भाई इसी काम के लिए बने हो कि तुम लोग को ये काम करना पड़ेगा। पता नहीं तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, क्या तुम्हें मेरी बात समझ भी आ रही है फिर नहीं। लेकिन हमारी हीरोइन ऊपर उठने लगती है तो तभी उसकी ठोड़ी भी हमारी हीरोइन का सर बजता है। तो तब हमारी हीरोइन नीचे बैठ जाती है। वो कहती है तुम्हारा सर तो स्टोन का बना हुआ है। लेकिन वो कहती है ओए ये तो मेरी लाइन थी। तो तब वो कहती है तुम ब्लॉक हेड, और तब उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से कोई आता है। वो कहता है नेली बस बहुत हो गया, तुम्हें हमेशा प्रॉपर्ली एक्ट करना चाहिए। और वहाँ पे हेडमेड थी जो कि चाय बनाने के लिए वहाँ पर आई थी। वो कहती है तुम इस एटीट्यूड के साथ काउंटर्स को सर्व नहीं कर सकती। तो नेली कहती है मैडम इजाला। तो वो कहती है बस बहुत हो गया, क्या तुमने लीव्स का काम खत्म कर लिया जो मैंने तुम्हें कहा था। नेली कहती है अच्छा वो सोचती है अच्छा तो ये लेडी ये काउंटर्स के टी और डिजर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर ऐसा ही है ना तो फिर मैं इसकी हेल्प ले सकती हूँ। तो वो नेली के साइड से गुजरते हुए कहती है शेफ परीशा क्या ये ठीक होगा अगर हम आज की ब्रेक के लिए टी प्रिपेयर कर दे। तो तब वो हेडमेड भी उसको देखती है। तो हेड शेफ कहती है एलेट अगर तुम ये चाहती हो तुम ये कर लो। तो वो कहती है ठीक है मैं सबके लिए चाय सर्व करना चाहती हूँ जिन्होंने आज मेहनत की है। वो कहती है ठीक है। तो नेली वो सोचती है इसको क्या लगता है चाय बनाना इतना आसान काम है, लेकिन हमारी हीरोइन वो तो बड़ी स्किलफुली वो काम कर रही थी और तब उसने टी लीव्स भी इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन तभी मेट्स वो अपना काम खत्म करके वहाँ पर आती हैं। वो कहती है एली हमारे लिए टी बना रही है। दूसरी कहती है हो क्या रहा है, लेकिन वो कहती है आओ ना हम जाके पीते हैं। और हेडमेड भी उसको देख रही थी, लेकिन हमारी हीरोइन तो बड़ी स्पाइसी से चाय बनाती है। और तब उसने वो सारी की सारी चाय सजा भी दी थी और साथ में कुछ स्नैक्स भी थे। लेकिन सारी मेट्स कहती है वाह ये तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो उसका भाई भी कहता है कि तो अमेजिंग है एलेट। तो तब वहाँ पे एक मेड वो चाय पीती है। वो कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी टेस्ट करती है। दूसरी कहती है क्या ये वही चाय है जो हम रोजाना पीते हैं। लेकिन तभी हेडमेड कहती है पैशा क्या मैं भी इस चाय को टेस्ट कर सकती हूँ। वो कहती है बिल्कुल एलेट से पूछो मुझसे ना पूछो। तो एलेट कहती है जी बिल्कुल आप इसको पी सकती है, हमने बहुत ज्यादा बनाई है। लेकिन तभी हेडमेड उस चाय को लेती है और तब उसको घूर कर देखती है। लेकिन जैसे उसका पहला सिप लेती है ना तो तब वो बिल्कुल शॉक हो गई थी। और तभी वो हमारी एली से कहती है तुम वहां पर। तो एली कहती है जी मैम। तो हेडमेड कहती है आखिर ये क्या बेवकूफी है। तो हमारी उन कहती है क्या। वो कहती है ये बेवकूफी नहीं है तो और क्या है, तुम्हें पता नहीं इस बात का। तो हेड शेफ हमारी एली के आगे आ गई थी। वो कहती है इजाला बस कर दो, बच्चे के सामने इतनी हाश ना हो। और तुम तो इस चाय को एंजॉय कर रही थी ना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो कहती है मैं इसलिए तो कह रही हूँ पैशा दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। ये बच्ची ये तो टी सर्व करने के लिए बनी है, इसको किचन के कामों में क्यों लगाया हुआ है। तो हमारे सोचती है कि इनको चाय इतनी पसंद आ गई।
लेकिन नैली वो सोचती है आखिर हो क्या रहा है, मुझे लगा था इसको डांट पड़ेगी, लेकिन आखिर मैडम इजाला इसकी तारीफ क्यों करेगी है। तो हेड शेफ कहती है ये क्या नॉनसेंस है, तुम्हारे पास नैली है ना तुम्हारे शागिर्द के तौर पर। तो हेडमेट कहती है नैली के पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, और ये बात नैली के दिल में जाकर खुपती है। तो हेडमेट कहती है एलेट रोडलिन आखिर क्या बात है, क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगे कि चाय कैसे सर्व करते हैं, और तुम मेरे पास आ जाना कल इसी वक्त। लेकिन हेड शेफ कहती है बिल्कुल नहीं, वो किचन में काम करना सीख रही है और कुकिंग करना, और वैसे भी मैं उसकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। लेकिन तभी दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़ लिया था। वो कहती है बस एक ही सोल्यूशन रह गया है, तुम हम दोनों से सीखो कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो हमारी हीरोइन वो कहती है क्या सच में, वेल आई गेस। लेकिन पीछे से नैली तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। तो हमारी हीरोइन उसको चिढ़ाते हुए कहती है फिर तो मैं अपनी बेस्ट करूंगी। लेकिन नैली को तो बड़ा शौक लगा था। वो कहती है क्या इसकी इतनी हिम्मत मुझे चिढ़ा रही है, और तब वो तो चिल्लाती है और उसकी आवाज पूरे काउंट के मैशन में गूंजी थी। लेकिन तब थोड़ी देर बाद शाम के वक्त वो लोग अपने कमरे में वापस आ गए थे। तो तब वो आते हुए कहती है मैं वापस आ गई प्रिंस, क्या तुमने दवाई लगा ली। वो कहता है एली असल में मुझे डैड के बैग में कोई दवाई नहीं मिल रही, अब हम क्या करें। वो कहती है क्या कोई दवाई नहीं है। वो सोचती है मुझे लगा था उनके पास बहुत सारी होगी ना, वो एक अल्केमिस्ट है। लेकिन वो कहता है नैली की मोम ने सारी दवाई चुरा ली है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी उससे सारी चुरा ली है। तो हमारी उन कहती है तुमने इसके बारे में बटलर क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है तुम्हें पता है ना बटलर हेडमेड डॉक्टर सारे एक साथ मिले हुए हैं, तो कोई भी हमारी साइड नहीं लेगा। वो सोचती है मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी हमें जो कमरा दिया गया है ना ये भी उन्होंने हम पे आसान करके दिया है, और हम दोनों बहन भाई और हमारे फादर यहीं पे रहते हैं। लेकिन इस पूरे कॉन्टिनेंट में हीलर्स बहुत ज्यादा रेयर है और डिवाइन पावर बहुत कम लोगों में होती है, इसीलिए इस मेंशन में अगर लोग को ट्रीट करना है ना तो उसके लिए किसी अल्केमिस्ट को रखना पड़ेगा। और मेरे डैड वो तो पोशंस बहुत ज्यादा अच्छे बनाते हैं। तो तब उस पोशन को देखती है, वो सोचती है इसके अलावा लियोनार्ड रोडलिन वो तो गोल्डन आइवरी टेम्पल का एक अल्केमिस्ट था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। तो तब उसका भाई प्रिंस खड़ा होते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हमें ये मिल जाएगी ना तब मैं इवेंचुअली इसको लगा लूंगा। लेकिन वो तो बड़ा उदास सा लग रहा था। तो हमारी हम सोचती है ये तो पीछे से भी इतना उदास लग रहा है। तो वो कहती है क्या हुआ है, क्या तुम्हारा हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। वो कहता है नहीं नहीं बात ये है तुमने कहा था तुम मेरे हाथ में दवाई लगाओगी, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा सैड महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने चांस को मिस कर दिया। वो सोचती है सच में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर इतना अपसेट रहेगा ना तो मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो तब वहां पर देखती है, वो सोचती है मुझे लगता है सारे के सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मुझे बस एक और चीज करनी है। तो वहां पर एक स्किल आ गई थी, नॉन कम्बाट स्किल अल्केमी। वो सोचती है मैं इसको खरीद लूंगी और फिर मैं ये कर सकती हूँ। तो तब तो बड़ी पुरजोश थी कि मैं अपने भाई के लिए एक ऑइंटमेंट बना ही दूंगी क्योंकि मेरा प्यारा भाई है ना। और वहाँ पे डिसेंडेंट ऑफ अ ग्रेट अल्केमिस्ट लेवल 1 स्किल थी जिसकी मदद से वहाँ पर इंग्रेडिएंट बना सकते थे, ब्यूटी क्रीम्स बना सकते थे और फ्रेग्रेंट नेचुरल सोप बना सकते थे। लेकिन तब वो सोचती है यहाँ पे तो कोई हीलिंग ऑइंटमेंट है ही नहीं, तो मुझे लगता है मुझे लेवल अप करना पड़ेगा। तो उसका भाई कहता है एली तुम ठीक तो हो ना। वो सोचती है चलो अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो मैं अपने भाई के लिए हीलिंग करूंगी ना, तो अभी के लिए मुझे सोप और ब्यूटी क्रीम बनानी चाहिए। तो एली कहती है प्रिंस तो मेरी हेल्प करोगे ना, एक स्टेज पे मैं तुम्हारे हाथ पे ऑइंटमेंट लगाऊंगी। वो कहता है क्या, लेकिन हमारे पास कोई हीलिंग क्रीम है तो नहीं। वो कहती है जल्दी करो ना, मेरी हेल्प करो। और तब तो शाम का वक्त था जब उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन डायरेक्ट तब रात हो गई थी। और तब उनका फादर लियोनार्ड वो अपने काम से वापस आ रहा था। वो तो बहुत थक गया था, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है ना वो कहता है क्या आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और वहाँ पे उसके दोनों बच्चे काम करते करते सो गए थे। तो तब अपने दोनों बच्चों को बेड पे लेटाता है और उनके ऊपर चादर देता है। वो सोचता है ये जरूर चीजों के साथ खेलते हुए सो गए होंगे, लेकिन तभी वहाँ मेज पर बहुत सारी शीशियां पड़ी हुई थी। वो सोचता है ये क्या है, लेकिन वहाँ पर एक नोट भी पड़ा हुआ था। तो तब वो सोचता है आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्या आखिर में मेरी बेटी ने कुछ क्राफ्ट करना सीख लिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे लिखा हुआ था मुझे माफ कीजिएगा आपकी परमिशन के बगैर ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन डैड ये सोप्स हमने सर्वेंट के लिए बनाए हैं और ब्यूटी पोशन ये आप काउंटर्स को दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पर, मुझे श्योर है कि उनको पसंद आएगा एलेट। वो सोचता है सच में एक ब्यूटी पोशन एक गिफ्ट के तौर पर, लेकिन मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। और यहाँ पर इतने सारे पोशन पड़े हुए हैं, क्या ये सारे के सारे मेरी बेटी ने बनाए हैं। वो सोचता है मेरी बेटी जरूर ज़हीन होगी, लेकिन फिर भी मुझे इसको चेक करना चाहिए और मैं बिना चेक किए इसको यूज नहीं कर सकता और ना ही किसी और को दे सकता हूँ। तो तब उसको अपने हाथ पे लगाता है, लेकिन वो सोचता है ये सेंसेशन ये तो बहुत ही ज्यादा औसम है और इसको देखकर लगता है कि ये सच में बहुत ज्यादा काम करेगी और ये तो बिल्कुल स्टिकी नहीं है। तो तब वो सोचता है इसको देखकर तो लग रहा है ये ब्यूटी प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में नहीं मिल सकता, मेरी बेटी तो सच में एक जीनियस है। वो तो बड़ा खुश हो गया था, वो अपनी बेटी की तरफ देखता है। वो सोचता है मुझे अपनी छोटी सी बेटी पर बहुत ज्यादा नाज है, ये अपने काम में कितना अच्छी है ना, बिल्कुल मेरी तरह। तो तब हमारी एलेट को सोते हुए देख रहा था। वो सोचता है कल से, बिल्कुल कल से मैं अपनी बेटी को अल्केमी सिखाऊंगा क्योंकि मेरी बेटी वो तो बहुत ज्यादा ज़हीन है और वो अल्केमी में मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ेगी।
और हमारी हीरोइन तो वहाँ पे आराम सोई हुई थी। उसको तो कोई आइडिया नहीं था कि उसका पोर्शन इतना सारा पावरफुल है और इसके अलावा वो कितनी पॉपुलर होने वाली है, उसको इस बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। लेकिन चलो कम से कम उसको एक अच्छी फैमिली तो मिली ना, उसको बस यही चाहिए था और ये सक्सेसफुल हुआ। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।